हेलो फ्रेंड्स, मैं इतिहासिका इतिहास के सफ़रनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो से इस सेशन के साथ हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप लेने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि हम आज के इस सेशन में सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उनसे एक ख़ास दरख्वास्त है कि वो जाएं और सबसे पहले जा कर के ये इंट्रोडक्टरी वीडियो को देख लें, जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। अब देखिए, हम इतिहास को जब पढ़ने बैठते हैं तो किसी भी स्टूडेंट के पास दो तरीके के शस्त्र होते हैं एक एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। दोनों ही शुरुआत में अगर हम देखें तो सबसे पहला होता है सिलेबस और दूसरा होता है पिछले पेपर्स में पूछे गए सवाल के क्वेश्चन पेपर्स, जिसे हम इन शॉर्ट कहते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स यानी कि PYQs। ये दोनों चीज़ें आपके इम्पॉर्टेंट शस्त्र रहते हैं। अब जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो जो एग्ज़ाम्स पर फोकस कर रहे हैं, जिनकी चर्चा मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में की थी, वो एग्ज़ाम्स मुख्य रूप से हैं UPSC, स्टेट PCS चाहे वो किसी भी स्टेट का PCS हो, TGT PGT जिसमें आप टीचिंग लेवल के तमाम एग्ज़ाम्स को देखते हैं, और NTA नेट हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। राइट, तो हम बहुत एक चैलेंजिंग टास्क को अचीव करना चाह रहे हैं। परंतु हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का ख़ास तौर से जब आप विभाजन देखते हैं तो तीन रूप में देखते हैं। क्या क्या है वो? एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आज के इस सेशन में जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि आज के इस सेशन में जिस सिलेबस की नींव मैं रख रही हूँ वो डील कर रहा है आधुनिक भारत से। ठीक है, अब इतना हमने समझ लिया। अब हमें एक बहुत ख़ास काम इसमें हमें करना है कि जो मैं पढ़ाऊँ वो एक ऐसे बच्चे को भी हेल्प करे जिसने कभी इतिहास को ढंग से नहीं पढ़ा, और उस बच्चे को भी हेल्प करे जो ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुका है लेकिन फिर भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, और केवल तकदीर ही उसका एक फैक्टर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चा चूक रहा है जिसकी वजह से उसका वो पेपर नहीं निकल रहा। तो हमें ये गैप को ब्रिज करना है और टफेस्ट एग्ज़ाम से लेकर के बाकी तमाम एग्ज़ाम्स के क्राइटेरिया को भी मीट करना है। ये हमारा एजेंडा है। तो इसलिए हम इसमें आज एक बहुत मेहनत का काम हम करेंगे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस कर लें। तो चलिए इस सेशन में और आगे बढ़ते हैं और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब मोटा मोटा अगर हम देखें तो हमें जाना कहाँ से कहाँ तक है। हमें लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से और भारत के आज़ादी तक खास तौर पर जाना है। इवन आप अगर अपने सिलेबस को ध्यान से देखते हैं तो 1947 के बाद, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के टॉपिक्स को भी हम लेते हैं। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। और ये जो EIC की बात हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले जो उत्तर मुगल काल चल रहा था, यानी कि जो लेटर मुगल फेज चल रहा था, वहाँ से भी हम एक टॉपिक को उठाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र हमें तय करना है। अब इसको कैसे करें? क्या सोर्सेस हमारे पास होने चाहिए? जब एक बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो वो तमाम किताबों को सुनता है, जैसे कि NCERT। अब आप इसमें पूछते हैं मैम ओल्ड पढ़ें कि न्यू पढ़ें, सब चीज़ों का उत्तर मिल जाएगा आज। फिर इसके अलावा मॉडर्न इंडिया के लिए एक किताब जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहती है ख़ास तौर से UPSC एस्पिरेंट्स में, वो है स्पेक्ट्रम, राजीव अहीर जी की जो किताब है कि नहीं। इसके अलावा जो बच्चे पढ़ते हैं वो है बिपिन चंद्रा की किताब। राइट, बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ते हो आप लोग, और तमाम अन्य किताबें पढ़ते हो, तमाम अन्य मटेरियल्स पढ़ते हो। जो आता है वो सब हम पढ़ने का प्रयास करते हैं।
परंतु हमें एक ऐसा सोर्स कहीं नहीं दिखाई देता जो तमाम जगहों के सोर्सेस को मिला भी दे और हमें एक ऐसी नींव दे हर एक टॉपिक पर कि हमें वो टॉपिक बेसिक से एडवांस लेवल तक का अध्ययन करने का मौका दे दे। ये काम मैं इस चैनल के माध्यम से करना चाह रही हूँ। ठीक है, सो अब आपको एक काम करना है इसके अंदर। वो काम क्या है कि आप टॉपिक नोट डाउन करते हुए चलेंगे और उसके जो सब टॉपिक मैं आपको बताऊंगी वो मेरे साथ समझते हुए चलेंगे और इस सेशन को एंड तक देखिएगा। आपको कुछ गिफ्ट्स मिलने वाले हैं इस सेशन के अंत तक। वो गिफ्ट क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो चलते हैं और पहला टॉपिक अपना डिकोड करते हैं जो हमें इसके अंदर पढ़ना है। सो यहाँ जब आप पहला टॉपिक अपनी स्लाइड्स पर, अपनी स्क्रीन पर रैदर देख रहे हैं, तो उस पहले टॉपिक का नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड लेटर मुगल फेज। ये पढ़ेंगे, यानी कि हमारे भारत देश में यूरोपियन पेनिट्रेशन हो चुका है। यहाँ से हम टाइम पीरियड देखते हैं। बट इस टॉपिक का जो बेसिक जो रहता है, ख़ास तौर से जो हमें पढ़ना रहता है, वो है लेटर मुगल फेज़। मुगल चरण जो औरंगज़ेब के बाद रहा और बहादुर शाह जफ़र द्वितीय तक, जब तक 1857 का विद्रोह हुआ, तब तक के टाइम पीरियड को हम यहाँ पर डील करते हैं। तो यहाँ से हमारी पहली कहानी शुरू होती है। तो इसलिए जब आप पहला चरण यहाँ पे देखते हैं तो आप क्या पढ़ेंगे? लेटर मुगल फेज पढ़ेंगे। ये आपको यहाँ पर नोट डाउन करते हुए चलना चाहिए। उच्च मुगल काल या उत्तर मुगल शासन। ठीक है, इसके अलावा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस क्या बता रहा है कि यूरोपीय ताकत का आगमन। तो केवल अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कि ब्रिटेन तो नहीं आया था, पोर्टुगल आए थे, सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे। ठीक है, तो जो हम पढ़ेंगे वो तमाम ताकतों को पढ़ेंगे। हम फ्रांस भी पढ़ेंगे, हम डच भी पढ़ेंगे, हम डेन्स यानी कि डैनिश पावर भी देखेंगे और ऑफ कोर्स ब्रिटेन जो सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला उसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में हमारे पास ये सारे टॉपिक आते हैं। पोर्टुगीज़, फिर आए थे डच, फिर आए थे इंग्लिश यानी कि ब्रिटेन, फिर आए थे फ्रांस और फिर डेन्स को भी हम बीच में रखते हैं। अब इसको याद करने का एक तरीका है कि हम पीडीएफ पढ़ते हैं ना, बोलते हैं ना पीडीएफ, तो पीडीएफ में एक छोटा सा ई यहाँ लिख दीजिए और एफ, ये इनका करेक्ट ऑर्डर है। पहले आए पुर्तगाली पावर, फिर आए डच, फिर आए इंग्लिश यानी कि ब्रिटेन, फिर आए फ्रांस। ये इस ऑर्डर में हम इसको याद कर सकते हैं। पहला थीम आपका ये रहेगा। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जब हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की बात की तो जाहिर तौर पे हम ये कह रहे हैं कि यूरोपीय सत्ता भारत के अंदर आ चुकी है, यूरोपियन पेनिट्रेशन यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट जंग लड़ी गई। वो जंग की जब हम बात करते हैं तो वो किस तरीके की जंग थी? नंबर 1 कि कैसे युद्ध को जो है चलाया गया और लड़ा गया। तो इसके जो सब टॉपिक बनते हैं वो रहते हैं कार्नाटिक वॉर्स। ये कार्नाटिक कौन सी जगह है ये भी हम देखेंगे और ये नाम क्यों पढ़ा। तो यहाँ जो आप पढ़ते हो वो टॉपिक्स रहते हैं कि इंग्लिश और फ्रांस की जो पावर थी वो आपस में क्यों लड़ रही थी बेसिकली, और इसमें हमने कैसे छलांग मारी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा था। सो कार्नाटिक वॉर्स यानी कि हम पहुंच जाते हैं मुख्य रूप से यहाँ से, फिर हमें कनेक्ट करने का एक मौका मिलता है बंगाल को, और बंगाल इस समय पे बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब बंगाल की बात आई तो यानी कि हम सिराजुद्दौला को याद करेंगे, और इसी वजह से यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट युद्ध पढ़ने को मिलता है जिसको हम जानते हैं बैटल ऑफ प्लासी के नाम से, प्लासी का युद्ध। ठीक है,
ये कुछ मैं ऊपर ऊपर से सरसरी तौर से कुछ आपको सब टॉपिक्स बता रही हूँ जो आपको पढ़ने हैं मेरे साथ, ठीक है। अब यहाँ से बैटल ऑफ प्लासी की सिग्निफिकेंस, ज़रूरत, खासियत समझते हुए जब हम और आगे इसमें बढ़ते हैं तो हमारे पास एक टॉपिक आता है जो कहता है कि भाई अब तुम ये समझा दो कि ब्रिटिशर्स एक्सपैंड कैसे किए भारत में। जब ब्रिटिशर्स एक्सपैंड किए तो तब भी तो हम बंगाल की ही बात कर रहे हैं, हम कहीं और तो जा ही नहीं रहे, तब भी हम बंगाल की बात करेंगे। परंतु यहाँ दो लोग आएंगे, दो लोग जिनकी हमें यहाँ चर्चा करनी होगी वो रहेंगे मीर जाफ़र और मीर कासिम, ठीक है, मीर जाफ़र और मीर कासिम। और इसी वजह से यहाँ जो चर्चा का पात्र जो जंग बनती है उसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई जो एक ऐसा पांव जमाने का मौका ब्रिटिशर्स को देती है कि फिर वो हिलने का नाम नहीं लेते। और यहीं पे हमें तमाम अन्य युद्ध भी पढ़ने रहते हैं। वो युद्ध किस प्रकार के हैं, जैसे कि मराठास ने किस तरीके से सामना किया उस समय। सो एंग्लो मराठा वॉर्स आप यहाँ देखते हो। मैसूर क्या कर रहा था, एंग्लो मैसूर वॉर की कहानी आप यहाँ देखते हो, ठीक है। पंजाब इस समय पर कैसे रिएक्ट करता है, और तमाम अन्य वॉर, एंग्लो नेपालीस वॉर, बर्मीस वॉर, तिब्बत के साथ हुआ युद्ध, इस तरीके के युद्धों की कहानी मैं आपको ब्रिटिश एक्सपेंशन के इसी टॉपिक के दौरान पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब ब्रिटेन ने यहाँ एक्सपैंड कर लिया, अब वो आगे कैसे बढ़ेगा, तो आपका जो तीसरा टॉपिक यहाँ आकर के बनता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे 7 स्टार इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानिए, क्योंकि यहाँ से हर दफ़े हर पेपर में क्वेश्चन आता है, और उसको हम हेडिंग दे रहे हैं अर्ली स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश राज। इसे आप अपैरेटस ऑफ द ब्रिटिश राज भी कह सकते हैं, मतलब कि क्या शस्त्र थे ब्रिटिश सत्ता के पास जो वो इस्तेमाल कर रहा था हमारे देश पर शासन करने के लिए, ठीक है। तो जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो यहाँ आप 2 सब टॉपिक लिखा हुआ देख रहे हो। क्या है, सारे के सारे अधिनियम हमें पढ़ने हैं, कब से कब तक, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाता है। एक टॉपिक आपका बनता है ये, और दूसरा टॉपिक है गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयस। ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो क्यों ना हम इसको पढ़ लें। सो दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। जितना मर्जी आप इसके आगे वेरी 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 लगा लीजिए। तो इसमें हम तमाम चीज़ें इस प्रकार की पढ़ेंगे। अब जब इन्होंने अधिनियम लागू करना शुरू किया, जब हम एक्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ रानी जी भी हमें याद आती हैं, जो कह रही थी 1857 के विद्रोह के बाद कि चिंता मत करिए, अच्छा शासन करके दिखाऊंगी। तो तमाम अधिनियम आते हैं, तमाम गवर्नर जनरल और वाइसरॉयस की चर्चा करते हैं। अब ये गवर्नर जनरल और वाइसरॉयस हमारे देश में एक खेल खेलते हैं, और वो हमारी अर्थव्यवस्था को हिला कर रख देते हैं। तो इसी वजह से आपका एक टॉपिक बनता है जिसे आप देख रहे हो यहाँ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के नाम से। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव क्या रहा, इसको जब हम देखते हैं तो यहाँ हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग सब टॉपिक्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहला है कि भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी, ठीक है। भू राजस्व व्यवस्था की, या फिर हम यूँ कहें कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की बात जब हम यहाँ पे करते हैं, जिसमें आप स्थायी व्यवस्था को देखते हो, फिर आप महलवारी व्यवस्था को देखते हो, रैयतवारी व्यवस्था को देखते हो, तो ये वाली सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ आप LRS के टॉपिक में रखते हो, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इन इंडिया। परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था और महलवारी व्यवस्था। इसके अलावा UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर।
कैसे खेती बाड़ी को कमर्शलाइज किया गया और उन्होंने हमें ऐसी चीज़ें उगाने पर मजबूर नहीं किया जिससे हमारा पेट भरे, बल्कि नील की खेती कराई, इंडिगो की खेती कराई, ओपियम की खेती कराई, जो कमर्शलाइज कर पाए क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स को उन्होंने कहा कि उगाइए फोर्सफुली। और इसी की वजह से एग्रेरियन जो लेबरर्स थे, जो खेतीबाड़ी से जुड़े हुए मजदूर थे, उनके पास से ज़मीनें तो थी नहीं, तो वो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स का उदय हो रहा था। और इसी वजह से किस प्रकार से रूरल समाज का, गांव देहात के समाज को उन्होंने बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ दिया, डिक्लाइन करके छोड़ दिया, ये कुछ इस तरीके का टॉपिक रहता है। और इसी वजह से आप इसी टॉपिक के दौरान आप याद करते हैं दादा भाई नारोजी के एफर्ट्स को, जिन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था कि जनाब आला सुन लीजिए कि तुम्हारी जेबों में कुछ नहीं आ रहा है जो तुम ब्रिटिश राज के रोका भरते फिरते हो। कहते हैं ना हरियाणवी में कि भाई क्यों शोर मचा रहा है, क्यों तारीफों के पुल इतने बांध रहा है, क्या कर दिया ब्रिटिशर्स ने। तो दादा भाई नारोजी ऑन अ सीरियस नोट हमें धन के निष्कासन का सिद्धांत दे रहे थे। ठीक है, अब जब हम धन के निष्कासन के सिद्धांत की बात करते हैं तो यहाँ से हमें एक और लिंक मिलता है, वो है कि विउद्योगीकरण कैसे हुआ, यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का सब टॉपिक भी यहीं जुड़ता है। और ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का टॉपिक है, ये रेलवेज के टॉपिक के साथ जाकर के भी जुड़ता है। रेल रोड एंड कम्युनिकेशन, इस तरीके का एक टॉपिक आप यूपीएससी के सिलेबस में देखते हो, जो बाकी सभी एग्जाम्स देने वाले बच्चों को भी काम आता है। और यहाँ एक अलग से सब टॉपिक बनता है कि कैसे सूखा पड़ रहा था, फेमाइन हो रही थी और उससे गरीबी बढ़ रही थी, परंतु फिर भी ब्रिटिशर्स अपना ही हित सोच रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, टीजीटी पीजीटी में भी आता है, नेट में भी आता है, और तमाम पीसीएस और यूपीएससी में तो ये डायरेक्टली मेंशन्ड है ही है ऑप्शनल के संदर्भ में। ठीक है, तो एक टॉपिक आपका ये बना। अब देखिए अगला टॉपिक। अब ये टॉपिक आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। क्या कह रहा है हेडिंग में ये टॉपिक आपसे कि भाई आपको सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट पढ़ना है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पढ़ना है। अब आप इसमें सोचेंगे अच्छा इसमें राजा राम मोहन रॉय आ जाएंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आ जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, ये उस बारे में नहीं है। सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट के अंदर हम वो टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसमें हमसे क्वेश्चंस आते हैं इनके अपैरेटस पर, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई डिबेट्स पर। तो एक टॉपिक आपका बनता है एजुकेशन का, और इसमें एक डिबेट आकर के खड़ी हो जाती है, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट। इसको मैं अभी विस्तार से समझाऊंगी। जिन बच्चों ने ये शब्द सुने भी ना हो वो घबराएं ना, आपकी सारी घबराहट का हल ये चैनल होने वाला है, ऐसा विश्वास आप रख सकते हैं। हिस्ट्री से जुड़ी हुई जो भी आपके मन में कौतूहल, जो भी टॉपिक्स पैदा करते हो, वो इस चैनल के कंटेंट के द्वारा सब कुछ जो है धीरे धीरे आपका सिमटता हुआ दिखेगा और एक अच्छी पकड़ आप लेंगे। सो एजुकेशन में कि भाई अब हम अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएं कि हिंदी में पढ़ाएं, संस्कृत की चीज़ें पढ़ाएं, या इनके थॉट्स, इनका सो कॉल्ड कोट अनकोट साइंस लेकर के आएं। तो ऐसा कुछ आप यहाँ मेरे साथ पढ़ेंगे एजुकेशन के टॉपिक में। इसके अलावा जो आप यहाँ पे देखते हो कि राइज ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर, अब ये स्त्री मारने वाली प्रेस नहीं हो रही है बात यहाँ पे यहाँ पे बात हो रही है अखबारों की। जैसे तिलक जी का अखबार केसरी और मराठा कितना फेमस हुआ, आपसे पूछा भी गया है कि बताइए केसरी किस भाषा में था, बताइए मराठा किस भाषा में था, बताइए इसके ऑथर कौन थे। टीजीटी पीजीटी में ये सवाल अक्सर आया है ना। तो प्रेस एंड लिटरेचर का विकास कैसे हुआ और कैसे लोगों का पब्लिक ओपिनियन बनाया जा रहा था कि भाई समझ लो, अब तो बात बुद्धि में डाल लो कि ब्रिटिशर्स अच्छा नहीं कर रहे हैं। एक टॉपिक आपका इसके अंदर ये बनता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स इसी के साथ आपका वो डिबेट भी आता है कि वर्नाकुलर लिटरेचर, क्षेत्रीय भाषा, तो ये कुछ आपके इसके सब टॉपिक्स रहेंगे।
इसके बाद अब हम एक और टॉपिक को आज समझते हैं। वो आपका रहेगा सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। समाज सुधार की गतिविधियां क्या रही। तो आप इसमें राजा राममोहन रॉय जी को देखेंगे, विद्यासागर जी को देखेंगे, देवेंद्र नाथ टैगोर जी को देखेंगे। ये सब देखते हुए दयानंद सरस्वती जी को, विवेकानंद जी को, यंग बंगाल मूवमेंट को। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हम यहाँ पे फोकस करेंगे, जैसे सती प्रथा, डाउरी का मुद्दा, विडो रीमैरिज, इस तरीके की चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। इस्लामिक रिवाइवलिज्म को भी हम देखेंगे। तो ये समाज सुधार आंदोलन के टॉपिक के अंदर सारा कुछ जो है आपका सिमटता हुआ आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस इन दिस वेरी टॉपिक ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। नाउ कमिंग डाउन टू अनदर टॉपिक। तो ये जो आपको फोटोज़ यहाँ तमाम लीडर्स और समाज सुधारकों की दिख रही हैं, सबको हम आधुनिक भारत में डील करने वाले हैं, है ना। तो इतिहास में इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान है और हमें सभी से जुड़ी हुई गतिविधियों को पढ़ना अनिवार्य है। अब इतना ही अगर ब्रिटिशर्स हम पर जोर आजमाइश कर रहे थे तो हम चुप बैठने वालों में से तो नहीं थे। तो हम अब यहाँ पर एक टॉपिक पर जाएंगे जो हमें मोटा मोटा एक बात समझाएगा कि 1857 के विद्रोह से पहले, बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857, क्या हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई क्या? तो ऐसा आप ये अगर उत्तर देते हैं कि हाँ हाँ मैम हमने तो आवाज़ ही सीधा 1857 में उठाई, तो ये बिल्कुल गलत होगा। हमने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई और उसी सब चीज़ों को, उन्हीं सब गतिविधियों को हम डालेंगे इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश रूल के टॉपिक में। ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया क्या रही वो सब हम यहाँ डालेंगे। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? हम यहाँ पेजेंट मूवमेंट्स को पढ़ेंगे कि किसानों ने किस तरीके से आंदोलन किया। ठीक है, हम यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, हाउ वर दे रिस्पॉन्डिंग टू ब्रिटिश रूल, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ट्राइबल अपराइजिंग्स पढ़ेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जिससे आपको ज़्यादा समझ आए, क्योंकि जिन बच्चों ने कभी भी अगर पेपर दिया हो या फिर उन्होंने PYQs देखे हों तो उन्हें संथाल रिबेलियन पर क्वेश्चंस दिखे होंगे। ठीक है, बिरसा मुंडा से जुड़े हुए उलगुलन आंदोलन पर सवाल आया। ठीक है, सो इस तरीके की जो अपराइजिंग्स रहती हैं ये अक्सर सवालों का माध्यम बनती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर और एग्जाम्पल्स लेना चाहते हैं, अभी मैं फेमस वाली लिख देती हूँ, जैसे कि मोपलास का मपीला रिवोल्ट, मोपलास कह लीजिए, मपीलास कह लीजिए, कोल रिबेलियन कह लीजिए। तो इस तरीके के टॉपिक्स स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। All right, so under this topic we will be studying about various rebellions that were occurring at variety of places, at varied places rather, in which we will be categorizing them under peasant rebellions and tribal uprisings primarily. Okay, now coming to another topic, Indian response के बाद आता है आप लोगों का, बहुत बच्चों का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा फेवरेट रहता है कि अरे वाह ये पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ मैं आपको गालिब से भी रूबरू कराऊंगी और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। 1857 का विद्रोह। इस 1857 के विद्रोह को पढ़ने के तमाम तरीके हैं। क्या तरीके हैं ज़रा ये देखते हैं। नंबर 1 एस्पेक्ट इज कि ये विद्रोह किस प्रकार से हो रहा था और क्यों हो रहा था। बैकग्राउंड कह लीजिए, पृष्ठभूमि कह लीजिए। तो जो बैकग्राउंड है वो हमें कॉजेस समझने का मौका देता है, जहाँ से आपसे सवाल पूछे जाते हैं वो पॉइंटर्स मैं आपको बता रही हूँ। तो पहला मैंने यहाँ क्या बताया आपको कि भाई आप जो पढ़ेंगे वो कॉजेस से डील करेगा। ठीक है, आप कॉजेस डील करेंगे। दूसरा आप क्या देखेंगे कि भाई इसके इवेंट्स क्या थे, इवेंट्स की चर्चा आप यहाँ पे करेंगे। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ से सवाल आपसे बहुत ज़्यादा आता है वो है कि लीडर्स कि बताइए कुंवर सिंह कहाँ से लीड कर रहे थे, आरा पटना से,
ठीक है, तो लीडर्स की बात आएगी। फिर ब्रिटिशर्स का रिएक्शन क्या था, ब्रिटिशर्स को हम शॉर्ट में BR. करके लिखेंगे पढ़ते हुए, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स का रिएक्शन क्या था, सप्रेशन उन्होंने कैसे किया। इसमें एक और एंगल है जो आपको NCERT से मिलता है, वो एंगल है कि पेंटिंग्स क्या बनाई गई जो आपके KVS में, NVS में हार्ड कोर NCERT से क्वेश्चन पूछता है, TGT और PGT के लेवल पर। तो ये काम हम करने वाले हैं। सो व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड सो फार, लेट अस सम इट अप। मैंने आपसे कहा कि हम कुछ एक चैलेंजिंग टास्क लेकर के आ रहे हैं। वो चैलेंजिंग टास्क क्या है, एक बार समझते हैं। जिस भी टॉपिक में हमें NCERT से लेकर के एडवांस लेवल तक की किताबों पर जाने का मौका मिलेगा, हम वहाँ तक जाएंगे। और हार्ड कोर NCERT से सीधा सीधा KVS जो है सवाल पूछता है, सिलेबस ही वो अपने NCERT को देते हैं, NVS पूछता है और तमाम अन्य विद्यालय जो है एग्ज़ाम अपने बेस पे कंडक्ट करते हैं वो देते हैं। और इसी के साथ आप देखते हो कि जब भी DSSB जैसा आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उसमें भी NCERT एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। लेकिन अब DSSB का रोल ऐसा नहीं रहा कि वो सीधा सीधा NCERT से लाइन उठा के पूछ ले। आधुनिक भारत में तो खास तौर से ऐसा नहीं रहा, क्योंकि आधुनिक भारत इतना हॉट टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री का कि वो समझता है अरे ये तो बच्चे को आता ही होगा। तो इसलिए हमें इस तरीके के आयोग को फेस करने के लिए एडवांस लेवल पर जाना ही जाना है। तो मैं आपकी मैपिंग करा रही हूँ, एक समझ बांध रही हूँ कि आप बच्चे, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं और किस लेवल से किस लेवल तक पढ़ रहे हैं। अब आगे सुनिए, आगे की बात और इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे नेट हिस्ट्री को टारगेट करते हैं तो उनका काम तो जाहिर तौर पर NCERT पढ़कर नहीं होगा, उन्हें तो एडवांस लेवल पर जाना ही जाना है। UPSC वालों को भी जाना है, स्टेट PCS वालों को भी जाना है, और जो भी आप एग्ज़ाम और फोकस करें उनको भी जाना है। इवन जो मैंने यहाँ पर ये बैरिकेड सा बना करके लिख दिया ना कि KVS और NVS हार्डकोर NCERT से पूछता है, ये बात ठीक है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में वो भी गूगली फेंकते हैं। तो इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सभी एग्जाम्स के अभ्यर्थियों को NCERT से एडवांस लेवल पर जाने की आवश्यकता है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान ज़रूर रखनी ही रखनी है। आज मैंने आधुनिक भारत का 1857 तक का सिलेबस आपको डिकोड करके दे दिया है। अब इसी के बाद हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के टॉपिक ऑनवर्ड्स भी सिलेबस को डिकोड करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो आज के इस सेशन में हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट नींव रखी है, वो है सिलेबस और स्ट्रैटेजी को डिकोड करना। तो आज के इस सेशन का आपका गिफ्ट क्या है, ज़रा अब मैं आपको ये बता दूं। अब मैं पढ़ाऊंगी, मैं इसी तरीके से आपको नोट्स भी दूंगी, आप मेरे साथ लिखते रहेंगे, वीडियोस देखते हुए अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे। लेकिन आपको कई दफ़ा बने बनाए नोट्स की आवश्यकता भी होगी, तो वो आपको कहाँ से मिलने वाले हैं? आप सभी को एक काम करना है कि आप हर एक क्रूशियल वीडियो से अवगत रहें, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको यहाँ दिया जा रहा है। आप टेलीग्राम पे जाइए, इतिहास का सफ़रनामा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लोगो आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। और कोई ग्रुप नहीं ज्वाइन करना है। अगर आप मेरे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा ऑफिशियल लोगो है, ठीक है, ये मेरा ऑफिशियल लोगो है और चैनल का नाम आपको दिखेगा इतिहास का सफ़रनामा। तो ये आपको वीडियो से और वीडियो के PPT को और आगे जो नोट्स और आएंगे वो आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा एक गिफ्ट और है, वो है इंस्टाग्राम का पेज। हम आज की डेट में कहते हैं कि अरे सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से इन्वेस्ट करें तो आपको सोशल मीडिया बहुत कुछ सिखा भी देता है। तो वही काम करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो आप
इंस्टाग्राम पर जाकर के हमारे पेज को फॉलो करिए। अगर आप खेल खेल में क्वेश्चन प्रैक्टिस और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियोस में शॉर्ट्स के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के पेज को भी ज़रूर फॉलो करिएगा। उस पेज का लिंक है इतिहास का सफ़रनामा 0328। ठीक है, तो ये आपने ज्वाइन करना है। और ये आपके 2 गिफ्ट्स थे जो हमें स्मूथली क्लासेस रन करने में, नोट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। इसी के साथ आज के सिलेबस विश्लेषण के पार्ट 1 को मैं अंत करती हूँ। जिन भी बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बार बार मैं आपसे यही कहूँगी कि इस चैनल की नींव मैंने ज़रूर ले डाउन की है, लेकिन इस चैनल की प्रोग्रेस आप लोगों के हाथ में है और इसी वजह से आप जितना इसे शेयर करेंगे उतना बेहतर होगा। कमेंट के माध्यम से आप ये बता सकते हैं आज के इस सेशन को देखने के बाद कि क्या आपने, जिस तरीके से मैंने इस सेशन को प्रोवाइड किया और जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, क्या आपने नोट डाउन कर लिए कि नहीं किए। और तुरंत ही ये वीडियो देखने के साथ साथ आपको अगर इस PDF को एक्सेस करना है तो ये आपको ईजिली टेलीग्राम के ग्रुप पर मिल जाएगा। So that is why thank you very much for this very session if you have seen it, and hence don't forget to like, share and subscribe। आपकी इतिहासिका आपसे अलविदा लेती है इस सेशन के लिए। इतिहास के सफ़रनामा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।